आज हम भारत के एक ऐसे गांव में हैं जो ई विलेज बनने की प्रक्रिया में है और आपको बता दें कि इस गांव में एक ऐसा स्कूल ओपन हो रहा है जहां पर विश्व स्तर की शिक्षा दी जाएगी और साथ ही साथ एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर विश्व के डॉक्टर आएंगे और गरीबों का इलाज करेंगे। और इस गांव को ई विलेज बनाने का संकल्प लिया है पीयूष पंडित ने। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ सागर 24 में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा के पीयूष पंडित। और आपको बता दें ई विलेज है कुंडा से 8 किलोमीटर दूर अलुआमई गाँव। पीयूष पंडित का जन्म इसी गांव में हुआ था और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। इन्होंने इस छोटे से गांव से निकलकर प्रयागराज और उसके बाद दिल्ली में शिक्षा ग्रहण की। जिन कठिनाइयों को देखा और समझा उसके बाद पीयूष पंडित ने संकल्प लिया एक ऐसा गांव भारत का होगा जहां पर विश्व स्तर की शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी। पीयूष पंडित जी, स्वागत है आपका न्यूज़ सागर 24 में। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू। ई विलेज बनाने की जो प्रक्रिया में आपने अलुआमई को किया है, ये सोच आपके अंदर कब उत्पन्न हुई? शुरुआती दौर में जो शिक्षा का एक स्तर रहा है हम लोगों का, वो बिल्कुल ग्रामीणांचल रहा है और ग्रामीण शिक्षा को हम लोग कभी भी अच्छा नहीं माना करते थे जी। और महसूस होता था कि अब हम लोग किसी सिटी में जाएं, किसी ऐसे शहर में जाएं जहां पे अच्छी शिक्षा हो, लेकिन आर्थिक अभाव हमेशा महसूस हुआ है शिक्षा के टाइम पे। तो हम लोग बहुत ही हाई फाई स्कूल नहीं पहुंच पाए और जब पहुंचने की भी प्रक्रिया हो तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पास में भी कोई आपका स्कूल है आपके, और अगर स्कूल में रहने की व्यवस्था नहीं है तो आपको कमरा लेना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा, सारी सुविधाएं देखनी पड़ेंगी, तो जितनी फीस होगी उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके एकोमोडेशन में खर्च होगा। पीयूष जी, जहां आज चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, लोगों की जो सोच है वो केवल पैसा कमाना है। ऐसे में आप गरीबों के लिए इस तरह से सोच रहे हैं, ये सोच कैसे उत्पन्न हुई इस आधुनिक युग में? नहीं, जो मानक है देश में, शिक्षा जो है कभी भी पेड नहीं होनी चाहिए। लाइक शिक्षा नॉमिनल खर्चों पे होनी चाहिए, एटलीस्ट ट्यूशन फीस तो हमेशा फ्री रहना चाहिए। तो ये मानक सरकार का है और मैं बस उसी को पूर्ति कर रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज एक कंपटीशन चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं देकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है लेने की बात होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि जो सरकारी नियम हैं और जो एक संस्थान होते हैं, NGO होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके माध्यम से जो शिक्षा दी जाए वो पूरी कोशिश हो कि वो बिल्कुल नॉमिनल रेट पे हो या फिर एक ऐसी हो कि वो मुफ्त बनाई जाए। मेरा भी प्रयास है कि हम शुरुआत हुई है हमारी कि हम शिक्षा को फ्री के रूप में रखें, और बहुत ज़्यादा होगा तो छोटा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। सिर्फ इसलिए होगा कि बच्चे अपनी ID कार्ड ना ख़राब करें, अपना ड्रेस ख़राब ना करें। इस मानक को लेके हम लोग चल रहे हैं और ये अंत तक चलेगा। ये विलेज का जो सपना है, किस तरह से इसको विकसित करेंगे और क्या क्या सुविधाएं होंगी ग्रामीणों को? क्या रोजगार की भी सोच है देने की? नहीं, संस्थान का जो एक लक्ष्य है हमेशा से ही कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन तीनों चीज़ों का समावेश हो। और अलुआमई ग्राम का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, अगर हम लोग चेक करेंगे कभी, तो आने वाले भविष्य में ऐसा होगा कि गांव के लोग काफ़ी हैप्पी हैं, प्रसन्न हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और उनको रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें नहीं खाना है कि उनको लुधियाना जाना है, उनको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है या फिर किसी अन्य राज्य गुजरात जाना है। इस स्थिति को थोड़ा दूर करने का कोशिश है। अब सरकारें प्रयास कर रही हैं और सरकारों के साथ साथ देश में जितनी भी संस्थान हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्तर पे जो है जितनी ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। और गांव का सुधार अगर होता है तो निश्चित तौर पे देश का सुधार है वो। इस समय विदेश से कुछ डेलीगेट्स आए हैं, 3 वर्ष से लगातार विदेशी डेलीगेट्स यहाँ पर आते हैं। तो जब इस ई विलेज को देखते हैं तो उनकी क्या राय है और क्या कोई एडवाइस देते हैं इसमें इसको और विकसित करने के लिए? बेसिकली वो यहाँ आते हैं कि गांव के लोग जागरूक हों कि शिक्षा कितनी जरूरी है उनके बच्चों के लिए। इनका आने का उद्देश्य यहाँ पे ना बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था हमने अभी कर पाए हैं हम लोग, ना ही रहने की अच्छी व्यवस्था है, पर वो एक विज़न को समझते हैं, वो एक भाव को समझते हैं, संस्थान के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को
कितना अच्छे से वो सपोर्ट कर सकते हैं, उसका प्रयास ये लोग करने का, मोटिवेशन देने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और उस मोटिवेशन के नज़रिए से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय लोगों ने भी बहुत साथ दिया है, मेरे संस्थान का साथ दिया हुआ है, उसी तरीके से आज फॉरेन के लोग भी यहाँ पे आते हैं और वो सुविधा ना होने के बावजूद भी अप्रिसिएट करते हैं कि पिछले 3 सालों के बीच में जिस तरीके से बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है, जिस एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, उनके स्किल्स में डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ें उनको दिख रही हैं। तो वो निश्चित तौर पे रिकमेंड करते हैं बहुत सारे लोगों को अपने देश में कि आप ई विलेज विज़िट करें, अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो ई विलेज विज़िट करें। और साथ साथ भारत सरकार एक स्कीम चला रही है होम स्टे का, जो रूरल डेवलपमेंट को नज़रिए में रख के बनाया गया है। तो मेरा प्रयास ये है कि भारत देश के ग्राम को महसूस करने के लिए, गांव को महसूस करने के लिए फॉरेन डेलीगेट्स भी आएँ। भारत देश के जो मेट्रो सिटी में लोग रहना चाहते हैं, रहते हैं हमेशा, वहाँ पे सेटल्ड है लाइफ, उनकी 5 स्टार लाइफ है, वो चाहते हैं कि एक पीसफुल वातावरण उनको मिले, एक शांति की जगह मिले, ताकि वो लोग एक गांव का कल्चर महसूस कर सकें, गांव का खाना खा सकें और गांव की दुनिया देख सकें। जो विजन है आपका ई विलेज बनाने को लेकर, ये कब तक कंप्लीट होगा? सर, कोई भी चीज़ कंप्लीट कभी होता नहीं है, आप चाहे जितना प्रयास करते रहें, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट्स बनता है तो उसके सेगमेंट्स होते हैं, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा। जैसे अभी ई विलेज का फेज़ 1 का काम चल रहा है और सिर्फ 13% काम हुआ है जी। और अगर ये 25% तक पहुंचा तो आप समझिए कि फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। तो धीरे धीरे ही है, क्योंकि अब आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि सारी चीज़ें की जाएं। जनरली आजकल लोग पैसे थोड़े से भी आते हैं तो वो अपने ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जहां से कुछ उनको धन अर्जित हो सके, उनका व्यवसाय अच्छा मजबूत हो सके। लेकिन मेरे पास चाहे डोनेशन के रूप में कभी कुछ पैसा आया हो या फिर अपने जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं उसके माध्यम से कोई भी पैसा आता है, तो मेरा प्रयास होता है कि वो गाँव जाए। और गाँव जाए तो गाँव का डेवलपमेंट में ई विलेज है, जो कि दुनिया का पहला स्मार्ट मेट्रो विलेज बनाने की एक ख्वाहिश है, जिसका कि 13% वर्क ही आज तक कंप्लीट हुआ है। जिसमें आपने एक अच्छा स्कूल देखा होगा, उसकी बिल्डिंग आपके सामने रही है हमेशा, और एक बहुत प्यारी सी ऑफिस है जहाँ पे कि बाहर के भी शिक्षकगण हैं और भारत देश के कोने कोने से जो शिक्षक हैं हमारे पास, लोकल भी हैं हमारे पास काफ़ी टीचर्स, लेकिन बाहर के भी जो शिक्षक हैं वो आराम से वहाँ रहते हैं, उनको रहने की व्यवस्था बना दी गई है। और एक अच्छी सी ऑफिस है जहाँ से कि वो अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकें बच्चों में। गांव के बच्चे हैं, जैसे मैं ही हूँ, कि देहाती भाषा बोले के अलावा पहले कुछ खड़ी हिंदी बोला तो मतलब डिफेक्ट आ जाता था कि खड़ी हिंदी भी कैसे बोला जाए, और खड़ी हिंदी के बाद की जर्नी थी कि भाई अंग्रेजी बोला जाए। तो अब इस सब स्थिति का सही करत करत आप समझें कि आज तक कोशिश जारी है कि कहीं अच्छी अंग्रेजी बोला जाए। तो ये जो डेवलपमेंट है, जो सेल्फ रियलाइज़ है कि खुद को एक रियलाइज़ हो जाता है कि जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो हमारे राज्य के या फिर हमारे ज़िले के या हमारे गांव के बच्चे तो कर ही रहे हैं, और सबकी स्थिति मुझसे ऊपर रही हो ऐसा भी माना नहीं जा सकता है। और जब हमारी स्थिति ऐसी होने के बावजूद भी हम लोगों को इस तरीके की शिक्षा मिली है जहाँ से कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग हमेशा दौड़ते रहें, भागते रहें, तो आज समय आ गया है कि उन समस्याओं को निदान करने के लिए एक संस्थान स्थापित किया जाए और एक ऐसा गांव स्थापित किया जाए जहाँ पे कि एक रोल मॉडल बने और सरकारें भी यहाँ पे रिसर्च करें, रिसर्च करके वो देखें, गवर्नमेंट ये देखे कि गाँव को विकसित कम से कम रिसोर्सेज में कैसे किया जा सकता है। जी, आपने मड हाउस बनाया है, तो इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है? मड हाउस का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि भारत का जो कल्चर रहा है, भारत का जो ट्रेडिशन रहा है, वो कभी भी पक्के घरों का नहीं रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो 50% से ज़्यादा राज्यों में हमेशा कच्चे घर रहा करते थे, और जो डेवलपमेंट आपको कंस्ट्रक्शन का दिखा हुआ था वो ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा कराया गया। वो 1857 से लेके वो 1942-47 तक कराते ही रहे हैं कंस्ट्रक्शन। चाहे वो आप राजधानी दिल्ली देखते हो, वो मुंबई देखते हो, कोलकाता देखते हो, हैदराबाद देखते हो, इन सब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ हमारे यहाँ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हुआ करते थे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारत देश जो है पक्के घरों का देश रहा है तो ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ जो मानक रहा है रहने का वो मिट्टी का घर का ही रहा है। लेकिन मिट्टी के घर को जिस तरीके से ये समझा गया कि पक्का घर होना आपकी प्रॉस्पेरिटी है, तो उस चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो।
पक्का घर बनाना ये प्रॉस्पेरिटी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी ये है कि आपके पास अच्छी शिक्षा हो और आप अच्छे कामों में लगे हों और अच्छे तरीके से ऐसा काम करें जिससे कि सिर्फ आपको ही फ़ायदा ना हो, हज़ारों लोगों को उससे बेनिफिट मिले। इस चीज़ को दिखाने का यहाँ पे प्रयास है। और मड हाउस का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो रूट्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशन हैं, हमारे जो दादा परदादा और पूर्वजों के जो रहन सहन रहे हैं, उसका भी कल्चर का एंजॉय करें। आने वाले समय में यहाँ पे चक्की का आटा हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग जात से पीस के आटा ज़रूर खाएंगे और चावल हम लोग चक्की का नहीं खाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे हम लोग मूसर के माध्यम से जो कुटाई होती है, कूटा जाता है, उस तरीके से धान यहाँ कूटे और सभी महिलाएं यहाँ पे आएंगी, एक दूसरे के घर की मदद करेंगी कि आप आज आटा हम आपके यहाँ का पिसवा लेते हैं, कल आप हमारे यहाँ का पिसवा लीजिए। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट देंगे जिससे एक बहुत यूनिटी आती है। पहले छप्पर उठता था, मुझे याद है कि हम लोग एक बार गांव में आवाज़ देते थे, सारा लोग अपना काम छोड़ के उस छप्पर के लिए आ जाते थे। मुझे भी याद है ना, क्योंकि गांव से मैं भी बिलोंग करता हूं। अब इस छप्पर को उठाने के लिए हमने कोशिश की थी कि कितने लोग आते हैं, तो अगर 100 लोगों को बोला गया तो 2-4 लोग आए। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए पहले आपको कुछ करना होगा और हम चाहेंगे कि हर घर के दरवाजे। तो फिर कैसे उठाइए? नहीं, अभी तो अब यहाँ पे लेबर लगे हुए हैं, एक स्वयं सेवी लेबर भी हैं हमारे पास और हमारी भी मेहनत होती है कि हमारे यहाँ जो भी लोग लगे हैं उनको कुछ पारिश्रमिक दिया जाए और उसी के माध्यम से वो लोग काम। अच्छा, स्कूल जो आप डेवलप कर रहे हैं जी, तो उसमें शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी? आधुनिक शिक्षा के साथ साथ और क्या कुछ सोच है? बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि जैसे भारत देश में नैतिक शिक्षा का पतन हो रहा है, आप मॉडर्नाइजेशन का नहीं, नैतिक शिक्षा जो एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आपको याद होगा, शायद हम लोग पढ़ते थे। हाँ, तो कोई बुक मिलती थी जिसमें नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, जिसमें अच्छे महापुरुषों के बारे में पढ़ाया जाता था। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आज चाहे CBSE बोर्ड की बात हो, UP बोर्ड की बात हो या किसी भी बोर्ड की बात हो, वहाँ से वो बुक्स नहीं हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे वाले स्कूल में नैतिक शिक्षा भी आप पढ़ेंगे, प्लस हमारे क्षेत्र के जितने भी योग्य लोग हैं, जिन्होंने कुछ मापदंड के माध्यम से, कुछ मानकों के माध्यम से लोगों को फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, हमारी नज़र में वो भी एक महापुरुष हैं। लोकल सेलिब्रिटी जिसे बोलते हैं, लोकल विजनरी जिसे बोलते हैं, जो क्षेत्र के हैं, उनको भी निश्चित तौर पे कुछ अच्छे से अच्छा यहाँ से पढ़ाया जाएगा, लोग उनके बारे में जानेंगे और वो नैतिक शिक्षा हमारे यहाँ चल रही है। साथ साथ AI पे भी फोकस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, लेकिन नैतिक शिक्षा के साथ साथ में बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, मानसिक जो उनके अंदर बदलाव आना चाहिए, वो तभी आ सकता है जब वो रूट्स को जानें, वो अपने घर परिवार का इज्जत करें, रिस्पेक्ट दें, अपने पूर्वजों के बारे में जानें। बिना उसके जाने जो है, मुझे नहीं लगता कि एक वो शिक्षा पूर्ण हो पाती है। पढ़ाई करने का उद्देश्य सिर्फ नौकरी करने के लिए शिक्षा प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ाई इसलिए करिए कि आपका जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान का जो एक आपका भंडार है, वो बहुत बड़ा होता जाए, ताकि आप अगर किसी समाज में, किसी जगह पे आपको अपने घर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, अपने राज्य का या फिर अपने देश का, तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे शब्द होने चाहिए, बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। ये सब बिना हुए मुझे नहीं लगता है कि आप सही शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। हम यहाँ पर आए हैं, आने का उद्देश्य ये भी है कि सामने चूल्हा जल रहा है, लकड़ी जल रही है और भाई साहब हैं, आटा की लोई इन्होंने ले रखा है। तो क्या जो डेलीगेट्स आए हैं आज उनको चूल्हे की रोटी खिलाने का मकसद है? हाथ पुइया रोटी खाएंगे, जो खा के मैं भी बड़ा हुआ हूँ। मेरी माता जी चूल्हे में ही खाना बनाया करती थी और बहुत अफसोस है कि आज वो हम लोगों के मध्य नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम लोगों के साथ में हैं। और ये शायद आपको याद होगा कि हमारी आपकी एज लगभग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हम जब गांव में रहते थे तो माताजी स्कूल जाने का समय होता था तो हाथों से ऐसे रोटी बनाती थी और चूल्हे में हम लोग 2 भाई थे, 1 बहन थी, बगल में बैठ जाते थे, एक गरम रोटी, और जो स्वाद मिलता था तो लाजवाब था। लेकिन सिलेंडर आ गया, LPG आ गई, लेकिन वो स्वाद नहीं है। सब कुछ आना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन रूट्स का मतलब जैसे खाना है, आपका स्वभाव है, आपकी विचारधारा है, ये आपको वैदिक रूप में ही होनी चाहिए, आपको एंशिएंट ही होना चाहिए, प्राचीन ही होनी चाहिए। क्योंकि प्राचीनतम शैली हमेशा जो रही है भारत की, उसमें आप अपने परिवार की, अपने गुरुओं की, अपने मित्रों की, आपसे जुड़े हुए लोगों को आप अति सम्मानित महसूस कराते थे और उसके बदले में वो लोग आपको भी सम्मानित करते थे। तो मैं यहाँ पे ये कल्चर रखना चाहता हूँ कि खान पान और सम्मान, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिले। और स्वर्ण भारत परिवार में ज्ञान, सम्मान, सुरक्षा और एकता की भावना के निहित ही काम कर रहे हैं और हर कदम हम लोग जो है स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ा रहे हैं।
सामने स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया है, तो आपसे एक सवाल है कि क्या ये जो इस गांव के बच्चे हैं इस स्विमिंग पूल का आनंद ले रहे हैं? बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। आज भी उन्होंने आनंद लिया है, कल भी वो आनंद लेंगे, लेकिन पूरे सुरक्षा मापदंड के माध्यम से स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया है और पानी का जो रेशियो है इतना रखा जाता है कि कोई भी बच्चा जो है इसमें डूब ना सके और कोई एक्सीडेंट कोई भी एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि बच्चों सामने जो ट्रॉफी रखी है, क्या कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है? नहीं, आज जो कार्यक्रम है हमारे यहाँ जितने भी वॉलेंटियर काम कर रहे हैं, चाहे वो खाना बनाने का काम कर रहे हों, चाहे वो कुर्सी उठाने का काम कर रहे हों, चाहे लाइट्स लगा रहे हों, चाहे टेंट हाउस का काम कर रहे हों, या फिर हमारे यहाँ के जो लगातार 3 सालों से रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं, उन्होंने कल के कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। अच्छा, होली का कॉन्सेप्ट था जो विदेशी डेलीगेट से निश्चित होली खेले थे। रूरल भारत को देखने के लिए उनकी जो इच्छा है, तो उसमें हमारे वो कल्चर उनको दिखने चाहिए जो असल में हम लोग भी भूल गए हैं जी। हमारी इच्छा ये है कि वो ये जाने कि गांव बहुत ही रिच होता है, और रिच इसलिए होता है मिश्रा जी की, आपने अगर लॉकडाउन का समय अगर आपने महसूस किया हो जी, तो आपको पता होगा कि चाहे मैं मुंबई में रहा हूँ उस समय, चाहे दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन मजबूती जो महसूस हुई थी कि अगर हम मजबूत हैं तो वो सिर्फ अपने घर की वजह से, अपने गांव की वजह से। तो ये महसूस करने के बाद ये लगा कि मॉडर्निज़म तो ठीक है, लेकिन जब ज़रूरत की बात आती है तो अपना घर पर पुराना ज़माना क्या है कि जब ज़रूरतें जो है इंसान को मजबूत बनाती हैं। अब अगर उस समय गाड़ी का अभाव महसूस हुआ तो उन्होंने पैदल, जो हम बचपन से किया करते थे या हमारे पूर्वज किए हैं सारी चीज़ें, उस समय ना साइकिल हुआ करती थी, लोग 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर जो है शिक्षा लेने जाते थे, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, 1-2 दिन प्रवास करते थे, रास्ते में भी कहीं रुक जाया करते थे, किसी के भी घर पे रुकते थे तो लोग उनको उसी भाव के साथ रखते थे कि हम लोग भी वैसे ही जाते हैं कहीं पे। तो यहाँ का जो भाव है स्वर्ण भारत परिवार का, वो भाव व्यावसायिकता से हटकर सेवा भाव का है, और उस सेवा भाव के माध्यम से ही चाहे वो शिक्षा प्रदान की जा रही हो, यहाँ पे कोई आता है तो आपने देखा होगा कोई रोक टोक नहीं है, सबको सम्मानित महसूस कराया जाता है, सबको ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस कराया जाता है। मेरा भी व्यक्तिगत प्रयास है कि मैं दुनिया में किसी भी देश जाऊँ, किसी भी राज्य जाऊँ, या कितना भी बड़ा महसूस लोग कराएं कि मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं अगर ई विलेज दुनिया के पहले स्मार्ट मेट्रो विलेज में कदम रखूँगा तो भैया बोलब यही भाषा जो यहाँ के है ना, तो इमा कोनो परिवर्तन। Hello. Welcome to India. Thank you. What's your name? My name is Virginia Rivera. What is the vision of e-village? So the vision of eVillage is to continue to the tradition and the beauty of the rural landscape, but bring all the modern conformities, and meaning Wi-Fi, solar energy, education, but never interrupt the life of the villagers here in Aluamai. And what is Mahila Udyami? So Mahila Udyami is one of the programs or the initiatives that has eVillage, and what we want to make sure is that women feel that they have a place where they can learn, where they can empower themselves, where they can actually learn a skill, where they can actually participate in employment, gain money, and be able to help their household. So Mahila Udyami is a safe place for women so they can become educated and they can also form a community. Thank you. Oh, you're welcome. पीयूष पंडित, नाम बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। एक ऐसा सपना, भारत के जो गांव हैं आज भी पिछड़े हैं, भारत के जो ग्रामीण हैं आज भी पिछड़े हैं, जीविकोपार्जन के लिए वो शहरों में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार पलायन जारी है। लेकिन पीयूष पंडित का जो सपना है पूरा होता है तो निश्चित तौर पे पलायन कम होगा, और यदि पीयूष पंडित जैसे भारत में 100 लोग अगर हो जाएं, गांव का व्यक्ति शहर नहीं जाएगा। और ये थी छोटी सी बातचीत। आप लोग क्या सोचते हैं पीयूष पंडित के विषय में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।